जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज़ाद इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने अध्ययन किया था मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में, और मेवाड़ राज्य के इतिहास में हम चर्चा कर चुके थे किसकी? रावल समर सिंह की। और रावल समर सिंह को हमने छोड़ा था कहाँ पे? मैंने बताया कि कौन था? रावल समर सिंह। और रावल समर सिंह जो शासक था, इनके दो पुत्र थे। कितने पुत्र? दो पुत्र थे। एक का नाम था कुंभकर्ण और दूसरे का नाम क्या था? रावल रतन सिंह। क्या नाम था? रावल रतन सिंह। मैंने क्या बताया था कि कुंभकर्ण जो है उन्होंने नेपाल में गोहिल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। जबकि रावल रतन सिंह तो कहाँ थे? हमारे मेवाड़ में थे। इनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। और ये तो नेपाल में है, हम तो भारत वाला ही नहीं पढ़ रहे, तो नेपाल कहाँ से आ गया? तो हम कौन सा पढ़ेंगे? रावल रतन सिंह पढ़ेंगे। तो रावल रतन सिंह के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। शासनकाल इनका था 1302 से 1303 तक। रावल समर सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 1273 से लेकर के 1302 तक। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम शुरुआत करते हैं रावल रतन सिंह से। चलिए जी, हेडिंग डाल लीजिए रावल रतन सिंह। क्या डालोगे? रावल रतन सिंह। और इनका शासनकाल था 1302 से 1303 तक। और जो रावल रतन सिंह है वो राजस्थान में कहाँ के शासक? मेवाड़ के। और मेवाड़ में भी कहाँ पर थे ये? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। कौन? रावल रतन सिंह। शासनकाल 1302 से 1303 तक। ये तो रावल रतन सिंह की बात हुई। थोड़ी सी बायोडाटा आपको दे देता हूँ कि इनका एक ब्राह्मण था जो सबसे चहेता था। कौन? राघव चेतन। कौन था? राघव चेतन। और रावल रतन सिंह की और बात करें तो रावल रतन सिंह जो है, रावल रतन सिंह इनके जो मेवाड़ है, उनके मेवाड़ के यहाँ पे क्या पड़ता है? सिंहल द्वीप। और सिंहल द्वीप को ही सिलोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिलोन। चाहे आप सिंहल द्वीप बोल दो, चाहे आप सिलोन बोल दो, और चाहे आप क्या बोल दो? श्रीलंका बोल दो, जो वर्तमान में इसको कहा जाता है। यहाँ का शासक था कौन? शासक था गंधर्व सेन। गंधर्व सेन। और इनकी रानी कौन थी? चंपावती। कौन थी? चंपावती। और चंपावती की जो संतान है वो कौन है? वो है पद्मनी। कौन है? पद्मनी। और जो ये पद्मनी है, इनके बारे में क्या बोला जाता है? कि विश्व सुंदरी थी। कौन थी? विश्व सुंदरी। यानी पद्मनी जो है पूरे विश्व में क्या थी? सबसे सुंदर स्त्री थी। और आगे अगर हम बात करें तो जो रानी पद्मनी है, इनका जो सुंदरता का बखान करता है वो कौन करता था? वो करता था, कौन करता था? हीरामन नाम का तोता। कौन सा तोता? हीरामन तोता। और जो ये हीरामन तोता है, इसी को क्या बोलते हैं? गागरोनी तोता।
गागरोनी तोता क्यों? क्योंकि जो झालावाड़ में गागरोन दुर्ग है, उस गागरोन दुर्ग में गागरोनी तोता पाया जाता है। और यही गागरोनी तोता, जिसका नाम क्या था, हीरामन तोता, किसके पास था? राघव चेतन के पास। और कहाँ से आया? शिकारी से, एक शिकारी के पास था हीरामन तोता। जो हीरामन तोता है ये राघव चेतन के पास आया, शिकारी से खरीदा। और जो राघव चेतन के पास जो हीरामन तोता था, ये पद्मनी जो है इसकी सुंदरता का बखान किया करता था। किसकी सुंदरता का? पद्मनी की सुंदरता का। चलिए अब जो आगे बात करते हैं, जो मैंने ये थोड़ी बहुत कहानी बताई है, ये जो कहानी है वो पद्मावत जो ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी का, उस ग्रंथ के अंदर ये सारा वर्णन दिया गया है। अब आगे चलते हैं। ये तो पद्मनी की बात हुई, रावल रतन सिंह की बात हो गई। स्टोरी आपको मैं पूरी नहीं बताऊंगा, स्टोरी आपको देखनी हो तो पद्मावत मूवी देख लेना, मोटा मोटा आपको याद हो जाएगा। क्योंकि स्टोरी बता करके हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीधा से याद करना, रावल रतन सिंह किससे शादी हुई थी? पद्मनी से शादी हुई थी। और आगे जो हम बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे कि दिल्ली के साथ रावल रतन सिंह के कैसे संबंध थे। चलते हैं आगे। चलिए जी, दिल्ली के साथ संबंध बताते हैं। ये तो कौन है अपना? रावल रतन सिंह। कौन है? रावल रतन सिंह। शासनकाल बता दीजिए कृपा करके आप फटाफट से। शासनकाल क्या था? 1302 से 1303। और यहाँ पे पड़ता है कौन? दिल्ली। दिल्ली में कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी दुश्मनी थी रावल रतन सिंह से। क्यों थी? क्योंकि कई ग्रंथों के अनुसार, खास करके जो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अनुसार कि अलाउद्दीन खिलजी जो है पद्मनी को पाना चाहता था। इसी कारण रावल रतन सिंह से दुश्मनी का एक कारण ये माना जाता है। दूसरा कारण ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी विस्तार नीति का होना, ये दूसरा कारण माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह से दुश्मनी क्यों करता है। इसका कारण ये दो मुख्य रूप से माना जाता है। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है किस पर? रावल रतन सिंह पर। और रावल रतन सिंह पर आक्रमण कब करता है? 28 जनवरी 1302 को। कब करता है? 28 जनवरी 1302 को। किस पे आक्रमण करता है? रावल रतन सिंह पे। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और रावल रतन सिंह जो है, इसने जब पद्मनी से शादी की, सिंहल द्वीप में जब वो राजकुमारी थी, जब शादी हुई तो दहेज में कई सारी दासियां जो है वो जाया करती थी। कहाँ पर? जो उस लड़की जिसकी शादी हो रही है उसके साथ जाया करती थी। तो पद्मनी के साथ 1600 महिलाएं प्लस गोरा व बादल। गोरा व बादल कौन थे? चाचा भतीजा थे। गोरा व बादल और 1600 महिलाएं किसके साथ जाती है? पद्मनी के साथ दहेज में जाती है, रावल रतन सिंह के साथ में। कहाँ पर? मेवाड़ में। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पद्मावत ग्रंथ ये भी बोलता है कि रावल रतन सिंह को कैद करके ले जाता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जब कैद करके ले जाता है तो होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी कैद करने के बाद में पद्मनी इसको छुड़ाने के लिए षड्यंत्र रच करके रावल रतन सिंह को वापस छुड़वा लेती है। और वापस छुड़वाने के बाद में रावल रतन सिंह को मेवाड़ लेकर आ जाती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी
रावल रतन सिंह पे आक्रमण करने के लिए 28 जनवरी 1302 को क्या करता है? आक्रमण करता है। और जब ये आक्रमण करता है तो क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी 7-8 महीने तक क्या करता है? घेराबंदी करता है। घेराबंदी करके और युद्ध के लिए यहाँ बिल्कुल सेना को तैयार करके यहाँ पे खड़ी कर देता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे धावा बोल देता है। अब रावल रतन सिंह जो है उसके पास कोई चारा नहीं होता। वो सबसे पहले तो क्या करता है, जब ये आक्रमण करता है तो उस टाइम पे ये सभी राजाओं को संदेशा देता है कि सभी जो राजपूत राजा है उनको कहता है कि अपने एक हो जाते हैं। आज मेरे पे ये उलझन पड़ी है, मेरे पे इतनी ज़्यादा दुर्गति हो रही है, आज मेरा नंबर है, कल को हो सकता है आपका नंबर आए। तो इससे पहले ही हम सारे इकट्ठे होकर के अलाउद्दीन खिलजी का क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं। रावल रतन सिंह की बातें किसी भी राजपूत जो राजा है उनके भेजे में नहीं पड़ी। कोई भी राजपूत राजा रावल रतन सिंह का सहयोग देने को राजी नहीं था। अब हुआ क्या, रावल रतन सिंह अकेले कूद पड़े कहाँ पे? आक्रमण के लिए, और अकेले लड़ने के लिए तैयार हो गए। और इतनी सारी सेना, और इधर रावल रतन सिंह अकेला, और रावल रतन सिंह की सेना के साथ में जब दोनों का युद्ध हो रहा था तो रावल रतन सिंह क्या हुए? वीर गति को क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। 1600 महिलाएं क्या हो गई? वीर गति को प्राप्त हो गई। और महिलाओं का बताते हैं क्या हुआ। गोरा व बादल जो है, गोरा व बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर क्या हुआ कि जब ये आक्रमणकारी जो थे रावल रतन सिंह जो है ये वीर गति को प्राप्त हो गए, तो जब राजाओं में जब राजा वीर गति को प्राप्त होता था उसको तो केसरिया कहा जाता था, और उसके पीछे रानी जो सती होती थी उस रानी को कहा जाता था कि जौहर कर लिया। तो जो राजा वो तो करते थे केसरिया, और जो रानी है वो क्या करती थी? जौहर किया करती थी। तो यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए कौन? वीर गति को प्राप्त हो गए कौन? रावल रतन सिंह। और यहाँ पे जौहर करने के लिए कौन तैयार हो गई? रानी पद्मिनी खुद तो तैयार हुई ही, उसके साथ में जो 1600 महिलाएं थी, जो 1600 महिलाएं थी उनको भी तैयार किया सती होने के लिए, और अग्नि जौहर कर लिया। कहाँ पे? इस मेवाड़ के इस एरिया में जहाँ पे जौहर होता था उसमें जौहर कर लिया रानी पद्मिनी प्लस 1600 महिलाओं ने। क्यों कर लिया? क्योंकि आक्रमणकारी जो थे उनका अगला इरादा क्या था कि इनकी जो महिलाएं हैं उनका शोषण करना और इनको साथ में बंदी बनाकर ले जाना। लेकिन रानी पद्मिनी ने बड़ी वीरता के साथ 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। कहाँ पे? मेवाड़ में। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ये इतिहास का सबसे बड़ा, राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा साका कहलाया। साका का मतलब क्या होता है? साका इक्वल टू केसरिया प्लस जौहर, उसको क्या बोलते हैं? साका बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? इसके बारे में मैं आपको
लिखवा देता हूँ कि कब क्या हुआ और क्या घटना हुई। चलिए, सबसे पहले क्या लिखोगे कि रावल रतन सिंह के समकालीन सिंहल द्वीप या फिर इसी को बोलते हैं सिलोन का शासक गंधर्वसेन था। कौन था? गंधर्वसेन था। क्लियर? आगे लिखो कि गंधर्वसेन व चंपावती की पुत्री पद्मनी थी। कौन थी? पद्मनी थी। लिख लिया यहाँ तक। आगे लिखो पद्मनी, इसी को क्या बोलते हैं? पद्मावती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मावती भी बोलते हैं। पद्मनी या पद्मावती की सुंदरता का बखान कौन करता था? हीरामन नामक तोता करता था। और ये हीरामन नामक तोता कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है राजस्थान के गागरोन दुर्ग में। राजस्थान के गागरोन दुर्ग में क्या पाया जाता है? हीरामन नामक तोता पाया जाता है। आगे लिखो कि रानी पद्मनी का विवाह रावल रतन सिंह के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? रावल रतन सिंह के साथ हुआ। यहाँ तक क्लियर है क्या? बढ़ते हैं आगे। आगे क्या लिखेंगे कि रानी पद्मनी व रावल रतन सिंह का गंधर्व विवाह हुआ। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह हुआ। गंधर्व का मतलब क्या होता है? लव मैरिज जिसको बोलते हैं। ये कौन सी होती है? इसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। चलिए आगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है तो लिख देता हूँ, देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि यहाँ से दिखाई दे रहा है क्या आपको। चलिए, एक लाइन दिख जाएगी आपको। तो यहाँ पे क्या था कि गंधर्व विवाह कर लिया। और गंधर्व विवाह के बाद में क्या होता है कि गोरा व बादल, ब्रैकेट में लिखना कि चाचा भतीजा। कौन होते हैं? चाचा भतीजा व 1600 महिलाओं के साथ पद्मनी कहाँ आई? मेवाड़ आई। कहाँ आई?
मेवाड़ आई। यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं हम आगे। कर दें रफ, क्या कर ही देता हूँ, आपने कौन सा मुझे बोल के बताना है। चलिए जी। आगे क्या लिखेंगे कि रतन सिंह के समकालीन कहाँ का शासक? दिल्ली का शासक। रतन सिंह के समकालीन दिल्ली शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? और क्या लिखोगे इसमें कि अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की जानकारी राघव चेतन ने दी। किसने दी? राघव चेतन ने दी। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ, जिस पे मूवी बनी है ना पद्मावत, वो ग्रंथ किनका है? मलिक मोहम्मद जायसी का। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत। और ये लिखा कब गया था? 1540 ईस्वी में लिखा गया था। के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आगे लिख देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को पाने के लिए रावल रतन सिंह व मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ पर आक्रमण किया। यहाँ तक क्लियर है। चलें आगे। चलो जी। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ आक्रमण किया? चित्तौड़गढ़ पर क्या किया? आक्रमण किया। यहाँ तक नोट कीजिए फटाफट, फिर लिखवाते हैं आपको आगे। चलें आगे। क्या चलें आगे। क्या 28 जनवरी 1303 ईस्वी को क्या किया? अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया।
आक्रमण नहीं किया, आक्रमण के लिए रवाना हुआ, आक्रमण के लिए क्या हुआ, रवाना हुआ। चले आगे, आगे क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने 7-8 महीने तक क्या किया, चित्तौड़गढ़ की क्या की, घेराबंदी की, क्या की, घेराबंदी की। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे चलते हैं, अब क्या हुआ, अब जब 7-8 महीने की घेराबंदी की, तो जब भी ये सफल न रहने पर लिख लो कि सफल न होने पर कूटनीति अपनाई, कूटनीति क्या की, अपनाई। तब क्या कहा, रावल रतन सिंह को बोला कि रावल रतन सिंह चलो कोई बात नहीं, मैं युद्ध में हार गया। किसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने, कि मैं युद्ध में हार गया तो चलो अब अपने संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। ये चाल किसने चली, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब लिखो कि अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने पर रावल रतन सिंह व गोरा बादल क्या हुए, वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन वीर गति को, रावल रतन सिंह और गोरा व बादल लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ कि वीर गति को जब प्राप्त हुए तो रावल रतन सिंह ने, रावल रतन सिंह ने केसरिया किया व रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ क्या किया, जोहर किया। क्या किया, जोहर किया। यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे वाली लाइन में क्या लिखेंगे कि ये जोहर कब किया, 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ का प्रथम साका
कहलाया। साका कैसे? साका का मतलब होता है जब केसरिया और जौहर दोनों एक साथ हो तो वो क्या कहलाता है? साका कहलाता है। तो मेवाड़ का प्रथम साका किसने किया? केसरिया तो किया किसने? रावल रतन सिंह ने। और जौहर किसने किया? रानी पद्मिनी ने। दोनों को मिलाकर के क्या कहलाया? साका। और ये मेवाड़ का क्या था? प्रथम साका था। मेवाड़ का क्या था? प्रथम साका था। एग्जाम में जब क्वेश्चन आए कि मेवाड़ का प्रथम साका कब हुआ था? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। किसका हुआ था? रावल रतन सिंह का। और रावल रतन सिंह ने तो केसरिया और रानी पद्मिनी ने जौहर किया। ये क्या कहलाया? चित्तौड़गढ़ का या फिर मेवाड़ का प्रथम साका। चलिए जी, अब चलते हैं हम आगे। इस साका को और क्या बोला जाता है? ये क्या था? इतिहास का सबसे बड़ा साका। सबसे बड़ा साका कैसे? कि केसरिया किया और 1600 महिलाओं ने रानी पद्मिनी के साथ क्या किया? अग्नि जौहर किया। ये इतिहास का सबसे बड़ा साका कहलाता है। चलिए, और क्या लिखोगे? कि 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या हुआ? चलिए जी, कहानी में टाइम वेस्ट करने के बजाय हम लिख लेते हैं ताकि आप नोट्स बनाओ और नोट्स को बार बार पढ़ो तो आपको ये फैक्ट याद रहे जिनसे एग्ज़ाम में क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। चलिए जी, आगे लिखिए। क्या लिखेंगे? कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय का सजीव वर्णन यानी आंखों देखा हाल, सजीव वर्णन कौन करता है? सजीव वर्णन अमीर खुसरो ने। कौन? अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ था? खजाइन उल फुतूह में किया। ये भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय का सजीव वर्णन कौन करता है? अमीर खुसरो अपने ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? खजाइन उल फुतूह में किया। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए आगे लिखते हैं। क्या? कि अलाउद्दीन खिलजी ने
1303 ईस्वी में क्या किया? 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को अपने पुत्र, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम क्या था? खिजर खां। खिजर खां को सौंप कर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या आगे लिख देता हूँ। खिजर खां को सौंप कर, और कहाँ चला गया? सौंप कर दिल्ली चला जाता है। कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी अपना पुत्र जो था खिजर खां, उसको कहाँ का बना देता है शासक? चित्तौड़गढ़ का। और चित्तौड़ का शासक बना करके खुद कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। आगे देखिए क्या होता है। आगे क्या होता है कि 1303 से लेकर के 1313 तक, 1303 से लेकर के 1313 तक चित्तौड़गढ़ को कौन संभालता है? खिजर खां। कौन संभालता है? खिजर खां संभालता है। और 1313 के बाद में क्या बताते हैं आगे, और जो 1303 से 1313 था, इसके बीच में ही क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने एक विकास कार्य करवाया। क्या करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने सॉरी, खिजली क्या लिख दी मैंने, खिजली तो थी नहीं, ये तो क्या था? खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? गंभीरी नदी पर पुल का मतलब बांध लिख लो, बांध बनवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर? आगे चलते हैं। और क्या किया इसने? चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी ने धाबाई पीर की क्या बनवाई? दरगाह बनवाई। क्या बनवाई? दरगाह बनवाई। ये दो कार्य किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। एक तो गंभीरी नदी पे पुल बनवाया था, दूसरा धाबाई पीर की क्या बनाई थी? दरगाह बनवाई थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए जी, अब चलते हैं हम आगे। इसको करता हूँ मैं रफ, थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस रावल रतन सिंह पे, सभी चीज़ें लिखवा देता हूँ ताकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर भी सोचे किससे पढ़ के आए हो। कोई क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन ही आ रहे हैं आपको, बड़े समझदार हो गए हो, लगता है आज़ाद इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हो। चलिए जी, नोट लगा के क्या लिखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण के समय, अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण के समय जो सिसोदा के सामंत थे, कौन? सिसोदा के सामंत लक्ष्मण सिंह सिसोदिया
के पुत्र लक्ष्मण सिंह सिसोदिया जो था वो कौन से गांव में था? सिसोदा गांव का था। इसके 7 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें क्या भरोसा कि कहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि 7 पुत्रों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। किसके आक्रमण के समय? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। ठीक है, सिसोदिया भी शहीद हुए थे और प्लस 7 पुत्र के साथ लिख लो के साथ 7 पुत्र वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। अब क्या लिखेंगे कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जो ग्रंथ है, मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पद्मनी को पाने हेतु, किसको पाने हेतु? पद्मनी को पाने हेतु रावल रतन सिंह पर क्या किया? आक्रमण किया। यहाँ तक क्लियर क्या? अब एक इतिहासकार कौन से? जी.एच. ओझा। जी.एच. ओझा क्या बोलते हैं? जी.एच. ओझा कहते हैं कि जी.एच. ओझा इस मत का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। इस मत का खंडन करते हुए क्या कहते हैं जी.एच. ओझा? जी.एच. ओझा कहते हैं कि इस मत का क्या करते हैं? खंडन करते हैं और इसे क्या बताते हैं? करते हुए इस घटना को काल्पनिक बताते हैं। क्या बताते हैं? काल्पनिक बताते हैं। यहाँ तक क्लियर? काल्पनिक बताते हैं और इस घटना को बताने के बाद में क्या बोलते हैं? तो ये क्या बोलते हैं जी.एच. ओझा कि ये तो काल्पनिक है, वास्तव में ये नहीं है। वास्तव में क्या है कि उन्होंने आक्रमण गुजरात पर शासन करने हेतु किया। कि गुजरात पर शासन करने हेतु आक्रमण किया। किसने? जी.एच. ओझा ने। यह कहना किसका है? जी.एच. ओझा का। और इसे क्या बताया है? काल्पनिक घटना बताया है। यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। चलिए जी, बोर तो नहीं हो रहे। आज लिखवाने वाला ज़्यादा करवा रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा पेट इसी में से ही आए, इससे बाहर कुछ भी ना पहुँचे, कोई भी बाहर क्वेश्चन ना जाए। गोपीनाथ जो शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा इस घटना को काल्पनिक नहीं मानते। ये कहते हैं वास्तव में ये घटना ये ऐसे ही हुई थी। उसके बाद में डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पद्मावत का समर्थन करते हुए कहा,
समर्थन करते हुए यह कहा कि, क्या कहा कि, ये कहा कि अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी में भी पद्मनी का उल्लेख है। पद्मनी का क्या है? उल्लेख। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा। आगे चलते हैं। क्लियर। और क्या कहते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि इनका प्रमुख कारण दुर्ग का सामरिक महत्व भी था। क्या था? दुर्ग का सामरिक महत्व भी था, क्योंकि दुर्ग क्या था? मजबूत था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पाने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह पे क्या किया था? आक्रमण किया था। अब देखिए आगे 1303 से लेकर के 1313 तक तो कौन थे? खिजर खां जो थे उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर क्या किया था? शासन किया था। और 1313 से लेकर के 1320 तक मालदेव जो चौहान है, मालदेव चौहान ने शासन किया था। क्योंकि 1313 में खिजर खां वापस दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली चले जाने के बाद में मालदेव चौहान जो है इनको गद्दी सौंप करके कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। तो मालदेव चौहान 1313 से 1320 तक शासन करते हैं। ये थे कौन भाई? इनको बोलते हैं मूंछाला राजा। मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी तो मूंछाला राजा बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इन्हें? अच्छा, थे कौन ये थे कान्नड़ दे का नाम सुना होगा। कान्नड़ दे का भाई था कौन? ये मालदेव चौहान, जिन्होंने 1313 से 1320 तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शासन किया था। अब चलते हैं हम आगे, फटाफट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रावल रतन सिंह को कंप्लीट करते हैं। चलिए जी, फटाफट से कमेंट भी कर दीजिए समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, ऊपर से जा रहा है या समझ में आ रहा है, ये बताइए फटाफट से। अब जो मालदेव चौहान है, कौन? मालदेव चौहान। और जो ये मालदेव चौहान है इसका शासनकाल था कब से कब तक? कब से कब तक था भाई? 1313 से 1320 तक था। और जो मालदेव चौहान है इनकी एक पुत्री थी। क्या थी? पुत्री थी। और यहाँ पे एक सिसोदा गांव, मैंने बताया था कि एक साइड तो कौन सी शाखा चल रही थी? रावल शाखा। दूसरी साइड में कौन था? कौन सी शाखा? सिसोदा शाखा चल रही थी। और सिसोदा शाखा जो है ये यहाँ का एक शासक था कौन? अरी सिंह। कौन था? अरी सिंह। अरी सिंह सिसोदिया लिख लो, ये याद रहेगा। अरी सिंह सिसोदिया जो है इनका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम क्या था? हमीर सिंह सिसोदिया। हमीर सिंह सिसोदिया। इस हमीर सिंह सिसोदिया ने इसकी पुत्री से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद में आगे देखिए क्या हुआ। इनका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम क्या था? जैसा सिंह।
ये अपनी गद्दी छोड़ करके अपने पुत्र को दे देते हैं। इसके पुत्र ने 1320 से लेकर के और 1326 तक शासन किया था। तो उसके बाद में पहले तो इससे शादी की और शादी करने के बाद में जेसा सिंह को क्या कर दिया, पराजित कर दिया और पराजित करके हमीर सिंह सिसोदिया इस राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। यहाँ तक एक कहानी कंप्लीट होती है। तो अब इसके बारे में कुछ लिखवाएं क्या? लिखवा देते हैं। यह समझ में आ गया तो हम हमीर सिंह सिसोदिया से ही स्टार्ट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की बातें करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो जुड़े रहिए आज़ाद इंस्टीट्यूट के साथ और लेते रहिए आनंद इतिहास की इस क्लास का। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में और ज़्यादा ऊर्जा के साथ, और फिर अपने कुछ नए नए कंटेंट के साथ आपको बताएंगे जो आज तक आपने कभी इतिहास को इतने नज़दीकी से फील भी नहीं किया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।